मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ? ये सवाल सिर्फ लक्ष्य पिक्चर के ऋतिक का नहीं है। यदा कदा हमने अपने भी पहाड़ों पर या नदी किनारे बैठकर इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश गाहे बगाहे की है। जवाब तो उसी को ढूंढना होता है जिसके सवाल होते हैं। लेकिन आज हम जवाब ढूंढने में सहायक हो सकने वाली एक किताब पर बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड की किताब। फ्रॉइड 19वीं सदी के महान लेकिन विवादित विचारक जिन्होंने इजाद की मानसिक बीमारियों से डील करने की एक तकनीक, साइको एनालिसिस। फ्रॉइड की थियरीज का रेफरेंस लेते हुए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं, जो सपने देखते हैं उनका हमारी लाइफ से क्या रिश्ता होता है, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका हमारे अपने ही पास्ट से क्या ताल्लुक होता है, लाइफ के अलग अलग स्टेज में दिमाग कैसे काम करता है और कैसे ये सभी स्टेजेस पूरी लाइफ को डिफाइन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जब भी पढ़ा जाएगा एक महिला का जिक्र जरूर आएगा, एना ओ। एना का असली नाम बर्था पैपनहेम था, ऑस्ट्रियन जूइश मूल की एक्टिविस्ट। साल 1880 के नवंबर महीने की बात है। एना को अचानक बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, एमनीजिया, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स जैसे तमाम बीमारियां। कहा गया कि एना को हिस्टीरिया है। डॉक्टर जोसेफ ब्रूअर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। ब्रूअर जो थे वो फ्रॉइड के दोस्त हुआ करते थे। एना के केस में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो ब्रूअर लगातार फ्रॉइड के साथ शेयर कर रहे थे। एना ब्रूअर के क्लिनिक आती, अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाती। कई दिनों तक यह सेशन चला और महज इस प्रैक्टिस से ही ब्रूअर ने पाया कि एना की स्थिति में सुधार दिखने लगा है। एना का केस फॉलो करते हुए फ्रॉइड ने नोटिस किया कि उनकी कहानियों में उनके सपनों का बहुत बार जिक्र होता है। फ्रॉइड ने पाया कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने का एक बड़ा माध्यम है उसके सपने, और इस तरह उन्होंने सपनों को एनालाइज करते हुए एक किताब लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। किताब 1899 में छपी। इसके जरिए फ्रॉइड ने बताया सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो हमारे अंदर छिपी दबी ख्वाहिशों को जीने का जरिया होते हैं। बेटी का उदाहरण देते हुए फ्रॉइड लिखते हैं, मेरी बेटी एना 19 महीने की रही होगी, तभी एक रोज उसकी तबीयत बिगड़ गई। हमने उसे पूरा दिन खाना नहीं दिया। उस रात वो सपने में चिल्लाती रही, एना फ्रूड, स्ट्रॉबेरीज, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, ऑमलेट पटेन। फ्रॉइड का कहना था कि एना को दिन भर खाना नहीं मिला, इसलिए खाना उस दिन की उसकी डिजायर बन गया। वो सोई और सपने में खाते हुए उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। फ्रॉइड का ड्रीम वर्क इंसान की दो प्री हिस्ट्री के बारे में बताता है। पहला, इंडिविजुअल प्री हिस्ट्री माने इंसान का बचपन और उस समय की यादें। दूसरा, फाइलोजेनेटिक प्री हिस्ट्री, जिसके तहत इंसान मानव सभ्यता द्वारा जमा की गई बरसों की सीख को अपने आप में समाता है। प्री हिस्ट्री के इन दो पायों के बूते फ्रॉइड ने सबसे मशहूर काम साइको एनालिसिस का खाका तैयार किया। फ्रॉइड के मुताबिक बचपन में हुए हादसे, घटनाएं आगे जाकर फ्यूचर में हमारी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव या नेगेटिव पहलुओं को शेप देते हैं। फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी में अनकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा पार्ट है। उनके मुताबिक जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तब हम उसके पीछे की असल वजह कतई नहीं बता रहे होते। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अर्जुन, जिसकी लाइफ का एकमात्र मकसद पैसे कमाना था, दोस्तों को लॉजिक देता है कि मैं तो बस ओवर एम्बिशियस पर्सन हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। लेकिन बाद में खुलासा होता है कि अर्जुन के फादर की बचपन में डेथ हो गई थी, उसे कम उम्र में जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। बचपन अभाव में बीता इन्हीं घटनाओं ने अर्जुन को एक ओवर एम्बिशियस पर्सनैलिटी बना दिया। फ्रॉइड कहते हैं कि बचपन के ऐसे वाकये हमारे दिमाग से गायब नहीं होते, बल्कि एक तहखाने में चले जाते हैं और वहीं से हमारी लाइफ को, हमारे एक्शंस को डिक्टेट कर रहे होते हैं। फ्रॉइड इस तहखाने को अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं और वो तमाम किस्से, यादें, ख्वाहिशें और फीलिंग्स जिन्हें हम कहीं दबा देते हैं उन्हें रिप्रेस्ड थॉट या फिर रिप्रेस्ड मेमोरी कहते हैं। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को 3 हिस्सों में बांटा है। इड, जिसे प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, ईगो यानी रियलिटी प्रिंसिपल, और तीसरा पार्ट है सुपर ईगो। हमारा कोई भी फैसला या रिएक्शन इन्हीं 3 एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। इड बेसिकली वो ढीठ बच्चा है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्लेजर, जिसके लिए सही गलत जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस अपनी खुशी एग्जिस्ट करती है। अब अगर इंसान इड के हिसाब से चलने लगे तो इस दुनिया को नमूनों का गोला बनते देर नहीं लगेगी।
इसलिए इड को कंट्रोल करने का काम करता है ईगो। ईगो उस टीचर की तरह है जो हमें कुछ भी गलत करने से रोकता है। कोई भी ऐसा काम या ख्याल जो समाज के हिसाब से गलत है, उसके सांचे में फिट नहीं बैठता है या हमें मुश्किल में डाल सकता है, वो करने से रोकता है ईगो। फ्रॉइड की भाषा में इड अगर एक बेलगाम घोड़ा है तो ईगो उस पर बैठा घुड़सवार। सुपर ईगो सामाजिक ताने बाने के उसूलों से बना फ्रेमवर्क है, काइंड ऑफ ह्यूमन माइंड का अपना इंटरनल संविधान। समाज में किस व्यवहार को स्वीकार्यता है, किसे नहीं, ये सुपर ईगो से तय होता है। सुपर ईगो को ही आम बोलचाल की भाषा में मोरल कंपस या फिर कॉन्शियंस कहा गया है। हिंदी में बोले तो अंतरात्मा की आवाज। इड और सुपर ईगो ये दोनों ऑपरेट कैसे करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इड मोस्टली दो तरह के इंस्टिंक्ट पर एक्ट करता है। पहला लाइफ इंस्टिंक्ट, मसलन सेक्सुअल प्रोक्रिएशन की अर्ज, सर्वाइवल की चाहत, डिजायर टू फील जैसे तमाम चीजें। दूसरा इंस्टिंक्ट है डेथ इंस्टिंक्ट, जिसमें इंसान एग्रेशन, सेल्फ हार्म या फिर डिस्ट्रक्शन जैसे इंस्टिंक्ट से डील करता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर ईगो, जैसा कि हमने बताया, इंटरनल संविधान होता है। टेक्निकल भाषा में फ्रॉइड ने इसे फाइलोजेनेटिक प्रीहिस्ट्री कहा है। जब भी सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र आता है, थियोरी ऑफ सेक्सुअलिटी का जिक्र किए बगैर उनका नाम लेना अधूरा सा लगता है। उन्होंने अपनी किताब 3 एसेज ऑन द थियोरी ऑफ सेक्सुअलिटी में इस पर काफी विस्तार से लिखा है। फ्रॉइड कहते हैं कि इंसान में बचपन से ही सेक्सुअल डिजायर प्रेजेंट रहती है। इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी यानी लिबिडो को रिलीज करने के लिए रास्ते ढूंढता रहता है। शरीर के जिन हिस्सों से ये एनर्जी रिलीज होती है उन्हें एरोजेनस जोन कहते हैं। फ्रॉइड ने इंसान की उम्र को 5 भागों में बांटा है और बताया है कि कैसे उम्र के अलग अलग पड़ावों में लिबिडो अलग अलग तरीके से रिलीज होता है। ये 5 फेजेस हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल फेज। ओरल फेज 0 से 2 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चा पहली बार दुनिया में किसी प्रकार का सुख मुंह के रास्ते ही महसूस करता है, जैसे कि माँ का दूध पीने से लेकर अंगूठा चूसने की आदत। इन्हीं तरीकों से बच्चा प्लेजर पाता है। दूसरा फेज है एनल फेज, जो 2 से 4 साल की उम्र तक चलता है, जब बच्चे सूसू या पॉटी करने जैसी आदतें अपना सीखते हैं और उससे उन्हें अलग किस्म का प्लेजर मिलता है। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि उन्होंने खुद से कोई चीज क्रिएट की है, कुछ बनाया है, ये भी उनके लिए प्लेजर होता है। तीसरा फेज है फैलिक फेज, जो 4 से 7 साल की उम्र तक चलता है। इस दौरान बच्चों का प्लेजर पॉइंट खुद के जननांगों की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यूरिन कंट्रोल करने की पावर, उनकी कैपेसिटी या फिर निकालने की पावर उन्हें एक अलग किस्म का प्लेजर देती है। चौथा फेज है लेटेंसी फेज, 7 से 12 साल की उम्र तक जो चलता है। इस उम्र में लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी से हटकर लाइफ स्किल सीखने में खपने लगता है। मसलन हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगते हैं, हम अपने लिए इंडिपेंडेंस के मायने बनाने लगते हैं और सेक्सुअल डिजायर धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में जाने लगती है। जेनिटल फेज जो आखिरी पड़ाव होता है, 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी की दहलीज पर पांव रखते ही लिबिडो फिर से सेक्सुअल डिजायर की तरफ डेवलप होने लगता है। इसलिए टीनेजर्स सेक्सुअल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनकी तलाश करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोक्रिएशन के अर्ज को फुलफिल करते हैं। फ्रॉइड ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी दिए जो विवादों में घिरे, जैसे कि एडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड ने लिखा था कि बच्चों में पैदाइश के साथ सिर्फ सेक्सुअल डिजायर प्रेजेंट भर नहीं होती है, वो अपने पेरेंट्स के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी होते हैं। बेटा माँ के प्रति और बेटे पिता की तरफ। माँ के प्रति जो आकर्षण है उसे फ्रॉइड ने नाम दिया एडिपस कॉम्प्लेक्स और पिता के प्रति आकर्षण को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड के मुताबिक बच्चा जो फैलिक फेज में होता है, मतलब 3 से 5 साल की उम्र के बीच, तब ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके मन में कॉन्शियस डेवलप होता है, ईगो हावी होने लगता है, ये डिजायर दबती जाती है। फ्रॉइड को महिला फेमिनिटी और फीमेल सेक्सुअलिटी पर काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। फ्रॉइड के पीनस एनवी कॉन्सेप्ट को गलत बताया गया, जो कहता था कि लड़कियां पुरुषों के जननांगों से जलती हैं। उनकी सबसे बड़ी आलोचक साइकोलॉजिस्ट कैरन हॉर्नी थी। कहा कि फ्रॉइड ने सिर्फ पुरुषों के नजरिए को जगह दी है, उनकी थियोरी में महिलाओं के विचारों को जगह नहीं मिली। फ्रॉइड खुद भी महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। उन्होंने लिखा, 35 वर्षों के रिसर्च के अपने कार्यकाल में मैं भी नहीं समझ पाया कि व्हाट डज अ वुमन वांट। साइकोलॉजी भी इस फेमिनिटी के पहेली को सुलझा पाने में असमर्थ रही है। इस वजह से कई फेमिनिस्ट्स ने फ्रॉइड के आइडिया से कड़ी असहमति जताई है। साइको एनालिसिस थ्योरी में फ्रॉइड एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न ऑफ रिप्रेस्ड, जिसे मेंटल डिसऑर्डर का कारण बताया गया है।
बकौल फ्रॉइड जिन 5 फेजेस का वो जिक्र करते हैं उनमें से कोई भी फेज अगर आगे पीछे खत्म हो जाता है तो इसका असर भविष्य में आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट के तौर पर दिखता है। इन सिम्टम्स को फ्रॉइड ने फिक्सेशन का नाम दिया है। जैसे ओरल फेज, अगर किसी बच्चे को जन्म के कुछ समय बाद ही माँ का दूध बंद करा के दूध की बोतल पकड़ा दी जाए, मतलब उसका ओरल स्टिमुलेशन पूरा नहीं हो पाया, वो फेज पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बहुत हद तक मुमकिन है कि बड़े होने के बाद वो ऐसी आदतें अपनाएगा जिससे उसे ओरल स्टिमुलेशन मिलता हो, जैसे नाखून खाना, च्युइंगम चबाना, स्मोकिंग या ओवर ईटिंग। जाहिर है कि इन थियरीज से असहमत होने वाले भी कम नहीं थे। साइको एनालिसिस में फ्रॉइड ने टॉक थेरेपी की वकालत की है, जिसमें मरीज कुर्सी पर बैठकर अपने जहन में आने वाले अच्छे बुरे सभी तरह के ख्यालों को शेयर करता है। उसे वो फ्री स्पेस दिया जाता है ताकि वो बिना किसी संकोच के अपने सभी तरह के ख्यालों को बाहर निकाल सके जो उसके मन में कौध रहे हैं। बहरहाल, नाम के साथ साथ फ्रॉइड के हिस्से आलोचनाएं भी आई। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो फ्रॉइड की थियरीज पर लगता है कि उन्होंने कोई भी थियरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ नहीं निकाली। उनके पास जो भी पेशेंट आए उनकी केस स्टडी से ही उन्होंने अपनी थियरी बना दी, इसलिए उनके दिए कॉन्सेप्ट्स को कितनी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए इस पर शक रहा है। खैर, तमाम आलोचनाओं के बाद भी फ्रॉइड के काम को कभी पूरी तरीके से खारिज नहीं किया गया। उनकी दी हुई थियरी कितनी मॉडर्न थियरी का बेस बनी है। अल्फ्रेड एडलर से लेके एना फ्रूट, कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन, अर्न्स्ट जोन्स, मेलेनी क्लेन और ओटो रैंग जैसे साइकोलॉजिस्ट के काम में फ्रॉइड की छाप दिखती है। फ्रॉइड की ओरल कैंसर से 23 सितंबर 1939 में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके काम आज भी कई लोगों को खुद के बारे में समझने में मदद कर रहे हैं। आसान भाषा में आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।